जय हिंद जय भारत। सभी मित्रों का एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिया और आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, इससे होने को तो बहुत ही 1-2 मिनट में ख़त्म होने वाली है ये चीज़, लेकिन हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहीं भीतर से पूछ लेता है तो उस समय हमारी गलती हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन दो ही क्रियाओं पर बनते हैं। एक तो आपके ये सकर्मक क्रिया, ये बड़ी चर्चित चल रही है, और दूसरी है आपके अकर्मक क्रिया। इसी पर आधारित क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन हम सारी डिटेल से समझने वाले हैं। चलिए तो जान लेते हैं। देख तो क्रिया की परिभाषा क्या होती है दोस्तों। तो क्रिया क्या होती है, जिस शब्द अथवा शब्द समूह से किसी कार्य के होने की अथवा किए जाने का बोध होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, क्रिया। यानी कि जो भी किसी कार्य के होने का हमें बोध होता है उसी को हम क्रिया कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिएगा, उसने कहा कि सीता नाच रही है, तो सीता के कुछ काम करने का हमें इसमें बोध हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं क्रिया। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्रिया, इसी को हम बोलते हैं क्रिया। अब देखिए दोस्तों, क्रिया के पहले समझें, क्रिया के सार्थक जो शब्द होते हैं उसके लगभग लगभग 8 भेद होते हैं, और आपको पता है कि ये विकारी शब्दों के अंदर आती हैं। क्रिया के जैसे आपने बहुत सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये दोनों तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, साथ ही हम बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं। जैसे आप सबसे पहले देखेंगे धातु। धातु किसे कहते हैं, देखो, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसी को बोलते हैं हम धातु। क्या बोलते हैं, उसी को हम धातु बोलते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसी को बोलते हैं धातु। यानी कि सामान्यतः जो धातु होती है उनके पीछे ना शब्द लगने से वह क्या बन जाती हैं, क्रिया बन जाती हैं। जैसे मैंने कहा खेल, क्या कहा मैंने, खेल। अब खेल में अगर आपने ना लगा दिया तो ये क्या बन गया, खेलना बन गई। क्या बन गई, खेलना। क्या बन गई, खेलना। तो ये क्या बन गई, क्रिया। लेकिन ये जो खेल शब्द है ये क्या चीज़ है, तो ये जो खेल शब्द होता है इसी को हम धातु का मूल रूप कहते हैं। धातु का इसी को मूल रूप कहते हैं और इसी को हम धातु कहते हैं। तो अभी कभी कभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लेता है, देख लेते हैं आगे। धातु के भेद समझेंगे। अब धातु के कौन कौन से भेद होते हैं, तो धातु के दो ही भेद होते हैं, या तो मूल धातु या फिर यौगिक धातु। मूल धातु मानव होती हैं, यह स्वतंत्र होती हैं, यह किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती हैं। ऐसी धातुओं को हम मूल धातु कहते हैं। मूल धातु के उदाहरण समझिएगा। जैसे मैंने कहा जा, देखो जा। अब जा में जैसे ही हम ना लगा देते हैं तो ये जाना बन जाती। तो ये धातु का मूल रूप तो यही है और इसी को बोलते हैं हम मूल धातु, इसी को बोलते हैं मूल धातु। जैसे खा, पी, रह, ये सभी कैसे धातु होती हैं, मूल धातु होती हैं। यौगिक धातु जो मिलकर बनी होती हैं, यानी कि दो धातुओं से मिलकर बनी होती हैं, इन धातुओं को बोलते हैं। जैसे मैंने कहा उठ, और उठ के साथ अपन ने ना लगा दिया तो ये बन जाएगा उठ, उठ। जैसे उठ, उठ ना, जैसे उठ ना बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, उठना। इसी धातु को हम बोलते हैं यौगिक धातु। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक धातु है और कौन सी धातु का मूल रूप है। खासकर इसमें पूछता है धातु का मूल रूप। अब समझिएगा दोस्तों, धातुएं जो होती हैं, यौगिक धातुएं, यौगिक धातुएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। यौगिक धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, पहली है आपके प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी है आपके पास यौगिक क्रिया, और तीसरी है आपके पास नाम धातु। ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तीनों की तीन। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया का क्या मतलब होता है दोस्तों, जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी दूसरे की प्रेरणा जानी जाती है उसी को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। सामान्यतः इन शब्दों में आपको जो है कौन सा शब्द लगा मिल जाएगा, सामान्यतः बाना शब्द लगा मिलेगा। बाना और बाना से बनने वाले जितने, जैसे बाई, ये सभी शब्द किसके अंदर आएंगे, प्रेरणार्थक। जैसे आप इसका उदाहरण समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे आप इसके अंदर जैसे कोई काम कराने का बोध कराएंगे। जैसे हमने कहा कि हमने पंडित जी से पूजा कराई, पंडित से पूजा करवाई। अब समझना, पंडित से पूजा करवाई, पहली बात तो आप इस करवाई से ही समझ गए होंगे, करवाई से ही समझ गए होंगे कि ये प्रेरणार्थक क्रिया है। अब इसमें प्रेरणा समझिए। जैसे हमने पंडित जी से पूजा करवाई, तो जो पूजा किससे कराई, पंडित जी से, तो ये प्रेरणा है इसमें। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया इस तरह की हो जाती है। जैसे आप समझे,
जैसे मैंने कहा उठाना, तो उठाना की जो परिणार्थक क्रिया क्या बन जाएगी, उठवाना। क्या बन जाएगी, उठवाना बन जाएगी। जैसे दिलाना, तो दिलाना की क्या बन जाएगी, दिलवाना। क्या बन जाएगी, दिलवाना बन जाएगी। ऐसे ही हमने कहा कराना की क्या बन जाएगी, करवाना। क्या बन जाएगी, करवाना। तो सभी में देखना बाना शब्द लगता जा रहा है। जैसे सुबाना, सुलाना, तो सुलवाना। खिलाना, तो ये सब खिलवाना। ये सभी धातुएं कैसी धातु होती है, परिणार्थक क्रिया होती हैं। संयोग जो अभी बताए, दो या दो से अधिक धातुओं का जो संयोग होता है उसी को हम यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे आपने कहा रोना धोना, ये किसकी हो गई, यौगिक क्रिया। रोना धोना, चलना फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना, खेलना कूदना, ये सभी कैसी है, यौगिक क्रिया हो गई। अब है इम्पोर्टेंट धातु नाम। धातु नाम क्रिया क्या होती है, धातु नाम क्या होती है, यह संज्ञा सर्वनाम की जो है विशेषता बताती है। इसी को हम बोलते हैं नाम धातु क्रिया। किसी को बोलते हैं हम नाम धातु क्रिया। जैसे नाम धातु के कुछ उदाहरण देख दो। जैसे गाली से गरियाना, ठीक है, गाली से गरियाना मतलब उसने गाली, उसकी क्या हो गई, से गरिया दिया उसने। जैसे उसने कहा चिकना से चिकनाना, ठंड से ठंडाना, तो ये नाम धातु हो गई, मतलब ठंड से ठंडाना, ठंडाना। जैसे ठंड तो थी लेकिन उसको ठंडाना, तो उसको वो ठंड के कारण ठंडा रहा है, यानी कि ये इसकी विशेषता बता रहा है। इसी को हम बोलते हैं नाम धातु क्रिया। अब क्रिया के भेद, ये इम्पोर्टेंट है, दोनों के दोनों क्रम के आधार पर हमसे पूछे जाते हैं और ये 100% हमारे लिए 1 नंबर देने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। क्रम के आधार पर क्रिया जो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। क्रम के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहला तो यही याद रखिए। अब होती कौन कौन सी है वो समझ लो। देखो 2 प्रकार की होती हैं क्रिया। पहली होती है अकर्मक क्रिया, दूसरी होती है आपके सकर्मक क्रिया। अब देखिएगा, सकर्मक क्रिया को 2 भागों में बांटा है। एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। दूसरी होती है आपके द्विकर्मक क्रिया। कौन सी होती है, द्विकर्मक क्रिया। कौन सी होती है, द्विकर्मक क्रिया। तो आपको याद रखना है द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। अब इसमें समझेंगे, बड़े ध्यान समझना है। अकर्मक क्रिया कौन सी होती हैं, अकर्मक क्रिया कौन सी होती हैं, अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है, वे क्रिया क्या कहलाती हैं, अकर्मक क्रिया कहलाती हैं, ठीक है। जिन जिन क्रियाओं का असर जो है कर्ताओं पर पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपके अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आपको याद रखना है, जैसे राकेश रोता है, तो राकेश क्या है इसमें, राकेश रोता है, तो राकेश रोता है। जैसे आपने कहा, अभी हमने क्या कहा कि इसका जो है किस पर प्रभाव पड़ता है, तो आपने कहा कि कर्ता पर ही प्रभाव पड़ता है। जैसे रोता है तो कौन रोता है भाई, राकेश रोता है, तो राकेश पर ही प्रभाव पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं हम अकर्मक क्रिया। यानी गैरेस पर कर्म पर प्रभाव पड़ा। जैसे सांप रेंगता है तो सांप पर ही भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे बस चलती है तो बस पर ही प्रभाव पड़ रहा है, इसी को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। इसकी एक मैं ट्रिक भी बता देता हूँ अभी 2 मिनट में, जिससे हमारा सॉल्यूशन बहुत जल्दी आ जाया करेगा। दूसरी कुछ अकर्मक क्रिया के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लजाना, होना, बढ़ना, सोना, खेलना, अकड़ना, डरना, बैठना, हंसना, उठना, जीना, दौड़ना, रोना, ठहरना, चमकना, डोलना, मरना, घटना, जागना, उछलना, कूदना, ये सभी कैसी क्रिया हो गई, आपको याद रखना है। तो अकर्मक क्रिया के उदाहरण हो गए। दूसरा होता है आपके पास सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया इंपॉर्टेंट है। सकर्मक क्रिया क्या हो जाती है, वे क्रिया जिन पर कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। देखो कर्म की प्रधानता होती है, सकर्मक माने जिसमें कर्म की प्रधानता, उसी को बोलते हैं हम सकर्मक क्रिया, उसी को बोलते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे मैंने उदाहरण देखिएगा, मैंने कहा मैं लेख लिखता हूँ, मैं लेख लिखता हूँ, तो मैं लेख लिखता हूँ, इसमें क्या हो गए, तो वो व्यक्ति था उस पर कम प्रभाव पड़ के उसकी विशेषता पर विशेष प्रभाव पड़ गया। जैसे मैंने कहा कि मैं लेख लिखता हूँ, तो भाई कर्ता तो कुछ कर्म कर ही रहा है, कर्ता कुछ ना कुछ कर्म कर ही रहा है, तो उसकी इसमें किसकी विशेषता मिल गई, हमें कर्म की विशेषता इसमें मिल गई, कर्म की विशेषता मिल गई। इसी को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। एक और उदाहरण समझिएगा, एक और उदाहरण है, सुरेश मिठाई खाता है। भाई सुरेश है, वो क्या कर रहा है, मिठाई खा रहा है। क्या खा रहा है, मिठाई खा रहा है।
और इस मिठाई खा रहे सुरेश की कोई विशेषता नहीं दी गई, जबकि प्रमुख प्रभाव जो डाला गया उसकी मिठाई पर डाली गई। क्यों? क्योंकि भाई उसने पूरे सेंटेंस में कहा खाता है, तो आपको पता है कि सुरेश क्या खाता है भाई, मिठाई खाता है, तो मिठाई की प्रमुख विशेषता बता दी गई इसके अंदर। जैसे मीरा फल खाती है, भंवरा फूलों पर रस पीता है, ये सभी क्रिया कैसी हो जाती हैं, तो आपको याद रखना है सकर्मक क्रिया हो जाती हैं। इसी एक कर्मक क्रिया, इसी को ही हम एक कर्मक क्रिया बोलते हैं, जिसमें एक कर्म की प्रधानता हो। लेकिन हमको अगर दो कर्म की प्रधानता हो जाए, उसी को हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने राम को पुस्तक दी, एक व्यक्ति मैं था और दूसरा राम था, जिसको हमने क्या दी, पुस्तक दी, जिसको हमने क्या दी, पुस्तक दी। तो भैया इसमें एक व्यक्ति के दो कर्म होगा। देखो राम को जब पुस्तक दी होगी तो मैंने दी होगी और राम ने ली होगी, तो इसमें दो कर्म हो गए। अब समझते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक, इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। सकर्मक क्रिया के बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं, उसको हम समझेंगे। पहले आप दो ही इसकी ट्रिक समझें। देखिएगा, आपको याद रखना, जैसे अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक तो आपके पास कर्ता होगा और दूसरी आपके पास क्रिया होगी। इससे ज़्यादा उसके अंदर कुछ नहीं होगा। एक तो कर्ता होगा, दूसरा आपके पास क्रिया होगी। इसी में आपको याद रखना है ये कैसी हो जाएगी, अकर्मक, इसमें कर्म नहीं होगा। अब ऐसे ही हमने कहा, जैसे पहले सेंटेंस में आप समझिए, पहले इसको याद रखिएगा, उसमें क्या आएगा, एक तो कर्म और एक क्रिया, दो से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अब जैसे उदाहरण में मैंने अभी बताया था उसको देख लो। जैसे मैंने कहा, इसमें उदाहरण में कहा था राकेश रोता है, तो आपने देखा राकेश क्या हो गया, इसके अंदर कर्ता हो गया, क्या हो गया, कर्ता हो गया। साथ ही रोता है, क्या हो गई, क्रिया। तो आपने देखा कि कर्ता और क्रिया जिसमें आती है केवल और केवल, उसी को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। आप समझें सकर्मक क्रिया, जैसे सकर्मक क्रिया के अंदर क्या आएगा, तो सकर्मक क्रिया के अंदर भाई कर्ता आएगा, कोई कर्म आएगा और कोई ऑब्जेक्ट भी आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा। यानी कि इसमें कर्ता, कर्म और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आने वाली हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर समझो, उदाहरण के तौर पर मैंने कहा कि मैं लेख लिखता हूँ, देखना सकर्मक क्रिया, मैं लेख लिखता हूँ। जैसे मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया, मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया, लिखना क्या हो गई, क्रिया हो गई, और कुछ ना कुछ लिख रहा है, तो बचा हुआ उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट हो गया, इसी को हम कहेंगे सकर्मक क्रिया, इसी को कहेंगे हम सकर्मक क्रिया। बस बात खत्म, यहीं से हमारा एक नंबर पक्का हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे अकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं। अकर्मक क्रिया पर मैंने अभी बता ही दी अकर्मक क्रिया के, और इसके कहीं, अब इस तरह से अकर्मक क्रिया के बहुत सारे उदाहरण होते हैं। जैसे पहला देखिएगा, अपूर्ण सकर्मक क्रिया, अपूर्ण है लेकिन सकर्मक है, लेकिन अपूर्ण होने चाहिए। जैसे मैंने कहा गांधी कहलाए, जैसे गांधी कहलाए, तो अब जैसे अपूर्ण क्रिया में क्या है कि अपूर्ण क्रिया में, अपूर्ण मतलब कि ऐसा कर्म होता है जो कि पूरा नहीं होता, उसी को बोलते हैं अपूर्ण सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अगर अंदर पूछ ले तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा। जैसे हमने कहा इसका उत्तर सामान्यतः क्या से मिल जाता है, किससे मिल जाता है, सामान्यतः क्या से उत्तर मिल जाता है। जैसे मैंने कहा गांधी कहलाए, तो भाई इसमें एक अपूर्ण सी बात हुई, गांधी कहलाए, पता नहीं क्या कहलाए, तो एक अद्भुत बात बन गई। जैसे आपके अंदर क्वेश्चन उठा गया होगा इसी समय कि यार गांधी क्या कहलाए, तो इसी को बोलते हैं हम अपूर्ण सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। इसके अन्य उदाहरण देखें, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मेरा भाई शिक्षक हो गया, मेरा भाई क्या हो गया, मेरा भाई शिक्षक हो गया, ठीक है, ये अपूर्ण है। इसके अंदर हमने कहा सोना पीला होता है, ये अद्भुत एक सोचने वाली बात। साधु चोर निकला, अरे यार ये तो सोचने वाली बात हुई, क्या निकला, साधु क्या निकला, चोर निकला। जिसका क्या से उत्तर मिल रहा हो सामान्यतः, उनको हम इसी तरह की क्रिया कहते हैं। अभी मैंने आपको सकर्मक क्रिया बताई थी, समकर्मक क्रिया आप समझ चुके होंगे। जैसे इसमें देखिएगा अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अब मैंने कहा अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती हैं, जिस अकर्मक क्रिया का पूरा आशय स्पष्ट न होने से वाक्य में कर्म के साथ संज्ञा सर्वनाम की पूर्ण रूप से प्रयोग होता है, उन्हें बोलते हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जैसे
इसका उदाहरण से आपको स्पष्टीकरण ज़्यादा हो जाएगा। जैसे राजा ने गंगाधर को मंत्री बनाया। ठीक है, राजा ने गंगाधर को मंत्री बनाया। तो आपको ऐसे समझना है, ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया। उतना ज़्यादा आपको याद रखना। द्विमक कर्मक क्रिया मैं बता चुका हूँ, जिसमें दो प्रकार की विशेषताओं उसको बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। अब देखना, रचना के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, एक ऋण और दूसरी हमारे पास यौगिक। अब समझ लेते हैं ऋण। ऋण में कौन सी आएंगी, ऋण के अंदर कौन कौन सी आएंगी। जिस क्रिया की रचना मूल धातु से होती है उसी को बोलते हैं ऋण क्रिया। ऋण क्रिया में आपको याद रखना है, मतलब ऋण क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे लिखना। अब लिखना जो है मूल धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। लिख, केवल आपने ना लगा दिया तो इसको बोलेंगे लिखना। जैसे आपने कहा पढ़ना, तो पढ़ इसमें मूल धातु से बनी हुई है। मूल धातु से जो बनती है उसको बोलते हैं ऋण। यौगिक माने जो दो क्रियाओं से मिलकर बनी होती हैं। जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से होती है उस क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे लिख प्लस बाना, तो आपने दो काम किए इसमें, एक तो लिखवाया, लिख प्लस माना, इसको बोलते हैं यौगिक क्रिया। इस तरह की क्रियाओं को, क्रिया के और भी अन्य उदाहरण होते हैं, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, ये पढ़े थे हमने। अनुकरणात्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया माने जिसमें किसी काम के प्रेरणार्थक होने का हमें पता चलता है। जैसे हमने उदाहरण में समझाया था कि हमने पंडित से पूजा करवाई। किससे, हमने पंडित से पूजा करवाई। तो भाई करवाई, तो पंडित से क्या कराई, हमने पूजा कराई, इसमें हमें प्रेरणा हो गई। ठीक है, संयुक्त क्रिया जो दो यौगिकों से मिलकर बनी होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। नाम धातु जो संज्ञा और सर्वनाम की सामान्यता क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। संज्ञा सर्वनाम की सामान्यता विशेषता कराते हैं। जैसे ठंड से ठंडना, ठंड से ठंडना, तो भाई देखो ठंड तो थी और उसी से ठंडना आ रहा है, तो इसी को बोलेंगे हम नाम धातु क्रिया। ठीक है, अनुकरणात्मक क्रिया, इसकी हमने शायद चर्चा नहीं की है। अनुकरणात्मक क्रिया जो होती है उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, उसको हम ये कहते हैं, किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। इसका सामान्य उदाहरण से आप समझें, जैसे कुत्ते की आवाज़ भौं भौं से भौंकना। भाई अनुकरणात्मक, जिस मतलब लगभग इसमें आवाज़ और बोलियों के बहुत ज़्यादा विशेषता होती है, इसको अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। और प्रेरणार्थक की हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो हमें इसमें इम्पोर्टेंट जो था हम पढ़ चुके हैं। आपको आशा करता हूँ कि समझ में आया। आप ज़्यादा समझ में ना आए तो चिंता ना करें, आप बहुत अच्छे से दो क्रिया समझ लें। एक आपके पास है सकर्मक क्रिया, दूसरी है आपके पास आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया, इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ लेना और बहुत ही सिंपल है। 1 मिनट का टॉपिक था जो कि इस प्रकार ख़त्म होगा। समझ लेते हैं एक बार फिर से। सकर्मक क्रिया माने इसमें क्रिया भी होगी और कर्म भी होगा और कुछ एक्सटेक्टा यानी कि ऑब्जेक्ट भी होगा। अकर्मक क्रिया में कर्ता होगा और क्रिया होगा, इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें होंगी, बस बात खत्म, पूरा टॉपिक यहीं समाप्त। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कल हम बात करेंगे विशेषण के लिए। धन्यवाद।